अब देखें, एक हमने इसमें काम ये किया, हम कनेक्टेड हैं स्क्वाड के यूज़र से, हाँ, और हम एक कमांड लिख रहे हैं, ग्रांट सेलेक्ट ऑन EMP टू SH। SH नाम का एक यूज़र है, डेटाबेस के अंदर बिल्ट इन मौजूद होता है, और हमने ग्रांट की कमांड राइट्स देते हैं। किसी भी यूज़र को परमिशन दे रहे हैं आप या प्रिविलेजेस दे रहे हैं। इस कमांड के अंदर हमने क्या कहा है कि सेलेक्ट के प्रिविलेजेस दे दो, किस टेबल पर, EMP के टेबल पे सेलेक्ट के राइट्स दे दो, किसको, SH नाम का एक यूज़र ऑलरेडी मौजूद है। अब जब हम कनेक्ट हुए, कनेक्ट SH/SH, ये अकाउंट जो है लॉक है, तो हमें पहले SysDB से कनेक्ट हुए, हमने लिखा ऑल्टर यूज़र SH आइडेंटिफाइड बाय SH और अकाउंट अनलॉक। ठीक है, ये एरर आपको तब भी आ सकता है जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं और पासवर्ड मैनेजमेंट में पासवर्ड सेट नहीं करेंगे तो कोई भी यूज़र कनेक्ट नहीं होता। तो हमने इसे अनलॉक किया। अब हम कनेक्ट हुए SH नाम का एक यूज़र मौजूद है। SH सेल्स हिस्ट्री, जैसे HR है ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स हिस्ट्री। अगर आप इसके स्कीमा में देखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट, तो इसके पास काफ़ी, इसके स्कीमा में आपको टेबल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से अगर मैं लिखूं सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, क्या कह रहा है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, सेलेक्ट, और सेलेक्ट काउंट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स, तो 9 लाख के करीब रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है। ठीक है, और हमने इसको क्या राइट्स दिए हैं, सेलेक्ट के, कौन से टेबल पर, किस यूज़र के, SH के। तो अब ये जो SH का यूज़र है, ये क्यूरी परफॉर्म कर सकता है स्क्वाड के EMP के टेबल पे। तो इसने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, एरर आ गया, टेबल ओवरव्यू डज नॉट एग्जिस्ट। वजह क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्कीमा में मौजूद नहीं है, तो हमें उसके लिए यूज़र नेम, स्कीमा नेम प्रीफिक्स के तौर पे देना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आप इस पर क्यूरी कर रहे हैं। तो अब ये इस पर क्यूरी इसने परफॉर्म कर दी, लेकिन ये सिर्फ क्या कर सकता है, सेलेक्ट की स्टेटमेंट चला सकता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट के राइट्स हमने इसको नहीं दिए तो ये काम नहीं कर सकता। एक बात, अगर ये लिखे scott.dpt टेबल ओवरव्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि ये मौजूद तो है लेकिन इसको राइट्स नहीं है। ठीक है, तो हमने एक इसमें देखा कि हमने राइट अगर किसी को दिया है, किसी यूज़र को, वो क्यूरी कर रहा है। अब ये करने का पर्पस क्या था, एक्चुअली रीज़न ये था कि ये जो स्क्वाड का EMP का टेबल है, फर्स्ट कर लें इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अलग, हर एक के अलग अलग यूज़र होंगे, तो इस टेबल्स भी अलग होंगे, डेटा भी अलग होगा। अब क्या हुआ, SH का जो यूज़र है उसको ज़रूरत पड़ी EMP के टेबल में कुछ एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन देखनी। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन का मतलब कि वो हायर कब हुए थे और उनकी जॉब क्या है, बाकी बस और कोई इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देखनी। तो हमने उसको जब टेबल पर राइट्स दिए, वो तो पूरे टेबल को रीड कर रहा है, तमाम कॉलम्स देख सकता है। ठीक है, तो हम व्यू किस लिए बनाते हैं कि हम व्यू इसलिए बना रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए, किसी और यूज़र को हमें अपने टेबल का डेटा दिखाना है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड मोड में, यानी कि तमाम कॉलम्स नहीं दिखाने या तमाम रोज नहीं दिखानी, तो हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं, जिसका मतलब क्या होगा कि हम स्पेसिफिक कॉलम्स और स्पेसिफिक रोज यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि ये यूज़र जिसको हमने राइट्स दिए ना, ये मैंने अब स्क्वाड के EMP के टेबल पर राइट्स दे दिया, ये तो पूरा टेबल देख रहा है, इसको सिर्फ क्या देखना था, एम्प्लॉय जॉब क्या करता है, उसकी हायर डेट क्या है, और ज़्यादा से उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, सैलरी की इन्फॉर्मेशन भी चली गई उसके पास। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम व्यू क्रिएट करते हैं, एक रीज़न ये है। तो हमने क्या किया, हम वापस आए स्क्वाड के यूज़र पे और हमने लिखा रिवोक सेलेक्ट ऑन EMP फ्रॉम SH, कि ये जो सेलेक्ट के राइट्स हमने EMP पे दिए थे वो वापस ले लो। अब वो क्यूरी नहीं परफॉर्म कर सकता। अगर अब SH का यूज़र लिखता है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम scott.emp, तो उसको एरर आ गया कि भाई आपको राइट्स नहीं, वजह हमने उससे वो राइट्स वापस ले लिए। अब हम वापस आए स्क्वाड के यूज़र पे और अब हम चाह रहे हैं कि इसको राइट्स देने तो हैं लेकिन तमाम कॉलम्स पे नहीं, बल्कि स्पेसिफिक कॉलम्स पर राइट्स चाहिए। तो इस वजह से हम व्यू बनाएंगे। तो व्यू का एक फ़ायदा क्या है कि यूज़र को किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो स्पेसिफिक
व्यू देख सके, एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि आप क्यूरीज लिखते हैं, अभी हम एक लाइन की, दो लाइन की या ज़्यादा 10 लाइन की लिख रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में जब आप जाएंगे ये बहुत ज़्यादा लाइंस पे चली जाएंगी, यानी कि कोड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हो जाएंगी। हो सकता है आपको 10 या 20 टेबल्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, उसमें ग्रुप बाय फंक्शंस भी लग रहे होंगे, तो बहुत बड़ी क्यूरी बन जाएगी। अब वो क्यूरी आपको लिखने में 5 दिन लगेंगे, 5 दिन हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि आपने वो क्यूरी 5 दिन में बनाई है। अब वो आपने क्यूरी 5 दिन में अगर बनाई है तो क्या आप उसको वेस्ट कर देंगे? उसका पर्पस क्या है? कोई ना कोई उसका फंक्शन है, तभी तो आपने बनाई है। तो हम उस क्यूरी को बाकायदा डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। व्यू जो है वो एक सेव क्यूरी का नाम है। ये जो आपकी सेलेक्ट की स्टेटमेंट होती है, क्या होती है? आपने रन की, रिजल्ट आया, ख़त्म। लेकिन वही सेलेक्ट की स्टेटमेंट बाकायदा आप स्टोर कर सकते हैं और उसका आप नाम रख देते हैं। यही चीज़ आपकी व्यू होती है कि क्यूरी को आप बाकायदा सेव कर देते हैं। सिर्फ सेलेक्ट की स्टेटमेंट, DML DDL नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट की स्टेटमेंट। हमने लिखा क्रिएट व्यू, कौन सा यूज़र है? स्कॉट, ठीक है। हमने लिखा क्रिएट व्यू और व्यू का नाम हमने रखा, हम ये चाह रहे हैं कि एसेट का यूज़र जो है हमारे एम्प्लॉयज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नाम, जॉब, हायर डेट और डिपार्टमेंट नंबर देख सके, और वो भी सिर्फ जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 है, बस। यानी कि हम वेयर क्लॉज भी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा क्रिएट व्यू DPT _10_20, यानी कि ये डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 की इन्फॉर्मेशन इसमें से हम देख सकते हैं एज, और एज के बाद आप क्यूरी लिख दें, जो भी क्यूरी आपको लिखनी है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। हमने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, हायर डेट, DPT फ्रॉम EMP वेयर DPT इन 10,20। अगर आप यहाँ तक देखेंगे, ये क्या चीज़ है? सिंपल आपकी क्यूरी है, आप रन करते हैं, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यही क्यूरी जो कि सिलेक्टेड है, इसको आपने क्या नाम दे दिया? DPT _20_10_20। तो जब इस पर क्यूरी होगी सेलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम DPT _10_20, तो एक्चुअली क्यूरी क्या परफॉर्म हो रही है? बैक पर ये क्यूरी परफॉर्म होगी। जैसे ही हमने एंटर किया, एरर आ गया, इनसफिशिएंट फिल्ड्स, के आपको व्यू क्रिएट करने की परमिशन नहीं है। कोई भी यूज़र डेटाबेस के अंदर जो मौजूद होता है Oracle 10G रिलीज 2 के अंदर, उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये राइट्स नहीं होते, ठीक है। तो ये परमिशन इस यूज़र के पास नहीं है कि स्कॉट जो है वो व्यू नहीं बना सकता। तो अब क्या करें? क्लास ख़त्म कर दें, राइट्स देने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो हम आए SysDB के यूज़र से कनेक्ट हुए, और शो यूज़र कौन है? सिस है। अब हमने लिखा ग्रांट परमिशन आप दे रहे हैं। क्या परमिशन चाहिए उसको? क्रिएट व्यू। क्रिएट व्यू एक परमिशन का नाम है, जिसका मतलब है ये जिस यूज़र को आपने राइट्स दे दिए वो व्यू क्रिएट करने लग जाएगा। क्रिएट व्यू टू किसको? स्कॉट को देना है। हमने राइट्स दे दिए क्रिएट व्यू के, किसको? यार वो जो लैब में बैठा था वो कहाँ है? कहाँ है वो? खैरियत? वो मैं सुबह से देख रहा हूँ और अभी क्लास में नज़र नहीं आ रहा। सर अभी तो आया था 4 बजे। चलो 2 घंटे तो हो गया ना, ठीक है। अच्छा खैर, ये राइट्स हमने दे दिए इस यूज़र को। अब हम कनेक्ट हुए स्कॉट से, और अब हम दोबारा व्यू क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम हमने लिखा DPT _10_20, इस तरह से रख दिया। एज सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, हायर डेट और DPT फ्रॉम EMP वेयर DPT in 10,20। सर वहाँ आपने स्पेस नहीं दिया ऊपर व्यू में, DPT के सामने 10-20 इकट्ठा दे दिया। ये हमारी मर्जी है ना, नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अंडरस्कोर लग रहा था ज़्यादा बड़ा हो गया था थोड़ा सा, मैंने बोला मिला के मैं कर दूँ, ठीक है। यकजहती का इजहार होना चाहिए, अंदर से ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन दिखाने के लिए तो होनी चाहिए ना कम से कम, ठीक है। तो ये आपके पास एक व्यू क्रिएट हो गया। अगर आप क्यूरी करें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट, तो क्या आपको ये व्यू नज़र आ रहा है? नाम, और वो क्या चीज़ है? टेबल नहीं है, वो व्यू है। एक बात, जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं DPT _10_20, तो ये वैसे डिस्क्राइब हो रहा है जैसे व्यू आपका टेबल डिस्क्राइब होता है, और उसके अंदर जो जो कॉलम आपने सेलेक्ट किए थे वो आपको नज़र आ रहे हैं।
अब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सी कहाँ चला गया है, dpt_1020। जो कॉलम्स आपने व्यू करते वक्त जो डेफिनेशन आपने बताई थी, अब ये उसके मुताबिक डेटा लेकर आएगा। 10 और 20 के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने लिख दिया ग्रांट सेलेक्ट ऑन dpt_1020 टू बैग नहीं आता ना, यही तो मसला है। टू SH, अच्छा जी। अब क्या किया हमने, सेलेक्ट के राइट्स जो है SH को दे दिया और इस व्यू के ऊपर। अब हम SH से कनेक्ट हुए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम scott.emp, क्यूरी परफॉर्म होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, राइट्स किस पे दिए हमने, SH पे राइट्स दिए। किस चीज़ पर, ऑब्जेक्ट क्या है, व्यू पर आपने राइट्स दिए हैं और आप क्यूरी टेबल पे कर रहे हैं, तो राइट्स तो नहीं है ना। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम scott.dpt_1020, इस पे क्यूरी परफॉर्म हो रही। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम वो देख रहा क्या है, वो टेबल का ही डेटा देख रहा है, लेकिन स्पेसिफिक जो भी आप रिस्ट्रिक्टेड दिखाना चाह रहे थे वो देख रहा है। व्यू जो ये हम क्रिएट करते हैं, ये व्यू का अपना डेटा नहीं है, ये बैक पर टेबल से ही एक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। व्यू जो है जस्ट लाइक शॉर्टकट है। ये आपके पास एक प्रोग्राम है, कोई PL/SQL डेवलपर या कोई भी शॉर्टकट आप बनाते हैं, इस पर क्लिक करने का क्या पर्पस होता है, फला प्रोग्राम जाके रन कर दो। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो टेबल पे क्या असर पड़ेगा, जो प्रोग्राम है आपका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं प्रोग्राम डिलीट कर दूं ये इनवैलिड हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैंने EMP का टेबल ड्रॉप कर दिया तो ये व्यू इनवैलिड हो जाएगा, अब ये काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। लेकिन अगर ये व्यू डिलीट हो जाए तो क्या होगा, उस EMP के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सर हम ग्राउंड में DDL भी दे सकते हैं, इंसर्ट और अपडेट करने के लिए DML होती हैं, हाँ। सेलेक्ट के बजाय इंसर्ट अपडेट डिलीट दे सकते हैं। इसका भी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा कंसर्न था तो इस वजह से हमने एक चीज़ देख ली। इसका बाकायदा टॉपिक है हमारा, ठीक है। सर हम टेबल अगर वो डिलीट करने जाएंगे तो कोई एरर नहीं देगा कि इसके ऊपर व्यू बना हुआ है, क्या चीज़, नहीं और किसी ऐसा कर सकते हैं। नहीं, करने में तो आप सब कुछ कर सकते हैं, फिर तो आपकी प्रोग्रामिंग जो है लॉजिक आ जाती है। हम ये कर सकते हैं, कोई भी टेबल बनाने लगे उसको बनाने से पहले ही रोक दो, आप टेबल ही नहीं बना सकते, ठीक है। हम कोई टेबल ड्रॉप करने जा रहे हैं, हम टेबल ड्रॉप करने से रोक सकते हैं। हम DML पर टाइमिंग सेट कर सकते हैं, पहले भी मैंने बताया था कि किस टाइम पर DML परफॉर्म हो। ये तमाम हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक और व्यू हमने क्रिएट किया, क्रिएट व्यू और dpt30, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 30 के हिसाब से हम बना एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। अब हमने तो dpt30 का व्यू बनाना था, हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज में लिखी, ये क्या किया होगा, पूरे टेबल का व्यू बना दिया। जब हम इसको क्यूरी करते हैं तो आपको ये वही डेटा नज़र आ रहा है जो कि मेन टेबल के अंदर होता है dpt। हमें सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 30 का बनाना था, तो ये तो गलत बन गया। तो अब हम इसको कैसे सही करेंगे, ऑल्टर नहीं होता ये। नाम क्या था इसका, dpt30, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट और रिप्लेस। क्रिएट और रिप्लेस व्यू dpt30। इसका मतलब क्या होगा, dpt30 के नाम का व्यू क्रिएट करो, लेकिन अगर इस नाम का ऑलरेडी व्यू मौजूद है तो उसको ड्रॉप कर दो और इसको लेकर आ जाओ, ठीक है। अब हमने गलत बना दिया था dpt30, तो उस हिसाब से सही है, लेकिन आपका कोई इंपॉर्टेंट व्यू पड़ा हुआ है और आपका नाम इत्तेफाक से मैच हो गया तो वो ड्रॉप हो जाएगा। ये बात आपको बस ध्यान में रखनी है। सर सिर्फ अगर रिप्लेस करें, हमें पता है कि पड़ा हुआ है। नहीं, क्रिएट और रिप्लेस सेंटेक्स ये पूरा है आपका, हाँ पूरा आपको ये लिखना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि इस नाम का व्यू बना दो और अगर बना हुआ तो रिप्लेस कर दो। हाँ, ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटेक्स है वो तो हमने पढ़ना है ना कि ये सेंटेक्स आपके पास मौजूद है। टेबल बनाते वक्त हमने जिक्र किया था इसका, क्रिएट और रिप्लेस टेबल होता ही नहीं है वो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेबल अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो उसके अंदर तो बहुत सारा डेटा होगा, तो वो चीज़ दी नहीं है ओरेकल ने। ये क्या है, व्यू आप दोबारा से बना सकते हैं, व्यू का इतना इशू नहीं है।
तो खैर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर dptno इक्वल टू 30, यानी कि अगर आपने एक व्यू बना दिया है और आप उसको उसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, चेंजेस क्या, हमने लास्ट टाइम जब बनाया था हमने वेयर क्लॉज नहीं लिखी थी, अब हम इसमें वेयर क्लॉज ऐड करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए क्रिएट और रिप्लेस यूज़ करते हैं। उसी व्यू के अंदर चेंजेस नहीं हो सकती, ऑल्टर नहीं होता व्यू। क्रिएट हो गया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dpt 30। अब एक और प्रॉब्लम कि इसमें मैंने तमाम कॉलम्स ले लिए, मैं चाह रहा हूँ इसमें सिलेक्टेड कॉलम है तो मुझे दोबारा चेंज करना है, तो अब क्या करूँगा, दोबारा से क्रिएट और रिप्लेस। वैसे मैं पहले जाके ड्रॉप भी कर सकता हूँ, फिर लंबा काम हो जाएगा, पहले आप ड्रॉप करने के लिए अलग कमांड लिख रहे हैं, क्रिएट करने के लिए अलग लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक ही सिंटैक्स में दोनों काम हो गए। क्रिएट और रिप्लेस व्यू dpt पर्ज, टेबल पर्ज होता है, ये टेबल नहीं है, टेबल का व्यू पर्ज नहीं हो सकता, नहीं, टेबल फिजिकली मौजूद है उसके अंदर डेटा। व्यू क्या है, वो सिर्फ आपकी क्यूरी है जिसके अंदर शॉर्टकट है, वो हवा के अंदर है, वो कुछ भी चीज़ नहीं है, उसका कोई डेटा नहीं होता। वो आपको जो डेटा ला कर दिखा रहा है वो टेबल से लेकर आ रहा है, आपकी क्यूरी को उसने सेव करके रखा हुआ है, सिर्फ ये चीज़ है, उसका अपना डेटा नहीं होता। सेलेक्ट, हम चाह रहे हैं इसमें एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है, अच्छा, लेकिन अब इसमें हमने कहा कि एम्प्लॉय नंबर का एलियस आईडी हो, ई नेम का एलियस नेम हो, सेल का एलियस सैलरी हो, dptno का एलियस dpt नंबर हो, फ्रॉम ईएमपी वेयर dptno इक्वल टू 30। हमने एलियस डिफाइन कर लिए और अब हमने रन किया, क्रिएट हो गया। अब जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हमने जो एलियस डिफाइन किए थे वही इनके कॉलम की हेडिंग बन गए। जब आप क्यूरी करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dpt 30, क्यूरी आप सेम वैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल लेवल पे करते हैं, यानी कि हर बार आपको स्टैटिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम, लेकिन जो भी नाम आपने रखे ना अब आप उसी नाम से उसको क्यूरी करें। अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल फ्रॉम dpt 30, ये क्यूरी चलेगी? इनवैलिड आइडेंटिफायर के इसके अंदर तो वो कॉलम ही नहीं है जो आप कह रहे हैं, उसके अंदर जो कॉलम है वो क्या है, ये कॉलम्स है, तो अब आपको यही कॉलम लिखने पड़ेंगे। सेलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम dpt 30 वेयर आईडी इक्वल टू 7788, ये रिकॉर्ड है ही नहीं। 30 में कौन से रिकॉर्ड होते हैं, 7502 होता है, ये भी नहीं है। कौन सा रिकॉर्ड है? इसका आसान हल ये है कि आईडी हमें नहीं मालूम, हमने लिखा वो रिकॉर्ड दिखा दो वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1500, जिसकी सैलरी 1500 से ज़्यादा है वो दिखा दो। ये हम वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 1500 से ज़्यादा है। इसी तरह से आपको कहा गया कि एक रिव्यू बनाकर दें जिसके अंदर एम्प्लॉय का नाम, उसकी जॉब क्या है वो है और उनकी एनुअल सैलरी क्या है। तो हम अगर ये क्वेश्चन व्यू से हट के कहूँगा, मुझे ऐसी क्यूरी बनानी है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी, उसका नाम, उसकी जॉब और उसकी एनुअल सैलरी क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट आईडी, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और सेल जॉब लेते हैं पहले, और सेल मल्टीप्लाई बाय 12, एलियस रख दिया हमने एनुअल सेल फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। क्यूरी रन हो गई। अब हमने क्या किया, इसमें क्रिएट और रिप्लेस ईएमपी अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है। और एक काम हम और कर देते हैं, ऑर्डर बाय 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम है वो। क्रिएट और रिप्लेस क्या, व्यू लिखा ही नहीं तो ये क्यूरी चलेगी नहीं। क्रिएट और रिप्लेस आप क्या चीज़ बना रहे हैं ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और व्यू का नाम अब हमने चलाई। अब क्या रह रहा है, एज क्रिएट हो गया। डिस्क्राइब ईएमपी अंडरस्कोर इन्फो, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट, क्या किया इन्फो है ना, आपने इन्फो, ये आपने इफ्नो कर दिया है, इफ्नो व्यू कर क्रिएट, हमने किस नाम से बनाया? इफ्नो। अच्छा वही मैं कहूँगी, ये इस नाम का इसने बना कैसे दिया? हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय रिज्यूम कहाँ जाते हैं,
वो कोई और ही आ गया उसमें। तो हम ऐसा करते हैं, अच्छा अब ये तो चलेगा भी नहीं क्योंकि उस नाम का ऑलरेडी मौजूद है कोई और ऑब्जेक्ट। अगर हम ये चलाते हैं नेम इज़ ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो हमने इसका नाम रख दिया emp info, बस इस तरह से रख देते हैं। रिप्लेस क्यों नहीं करना? दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो व्यू नहीं है, वो टेबल है, ठीक है ना। वो देखें आप, emp info जो है ये आपका टेबल है, ठीक है। डिस्क्राइब emp info, अब ये आपका टेबल आ गया। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp info, डिलीट आ गया इसमें, ठीक है। अच्छा एक मेथड हमारे पास एक और है कि हम जो एलियस डिफाइन कर रहे हैं, ये तो हम वैसे कर रहे हैं जिस तरह से हम क्यूरी के अंदर करते थे। दूसरा मेथड हमारे पास है कि हमने लिखा क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और इसका नाम हमने लिखा emp info 2, और इसमें हमने कहा कि पहला कॉलम हमने जो रखना है वो है आईडी का, देन हम नेम रखेंगे, ये हेडिंग हम बता रहे हैं, और जॉब होगा उसमें, सैलरी होगा, और ज्वाइन अंडरस्कोर डेट ये होगा, और डीपीटी नंबर। कितने कॉलम्स की हेडिंग बताई हमने? 6। तो अब हमें 6 कॉलम ही सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर जिसकी हेडिंग क्या हो जाएगी? आईडी, ई नेम, जॉब, सेल, हायर डेट एंड डीपीटी एरो, ठीक है। और वेयर क्लॉज आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्रॉम emp क्रिएट होगी। डिस्क्राइब emp info 2, सेलेक्ट हेडिंग्स आ गई। तो हेडिंग्स देने के 2 मेथड्स हमने देख लिए, एक ये रहा, और एक हम जो रिवायती सिलेक्ट के कॉलम के बाद फौरन लिख देते थे। दोनों में से आप कोई भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। व्यू जो हम क्रिएट कर रहे हैं इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास जो व्यू है सिंपल व्यू जो अभी तक हम क्रिएट कर रहे थे, और एक होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स व्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सिंपल व्यू है वो एक टेबल पर बेस कर रहा होता है। हम अभी तक emp के टेबल के ऊपर बेस कर रहे थे, एक ही पीछे क्यूरी लिखी हुई, एक ही टेबल के ऊपर डिपेंड करेंगे। उसमें किसी भी किस्म का फंक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का फंक्शन। लेकिन हमने एक एक्सप्रेशन वाला बताया, सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 2, वो सिंपल व्यू नहीं है, वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स व्यू। अगर उसमें फंक्शन आ गया तो इसका मतलब है वो सिंपल व्यू नहीं है। एक बात, कंटेन ग्रुप्स ऑफ डेटा, सर वो फंक्शन क्या लाएगा? वो तो मतलब एक्सप्रेशन वगैरह भी होता है ना, वो भी उसमें वो सिंपल व्यू नहीं रहता, क्योंकि आप डीएमएल नहीं परफॉर्म कर सकते उसमें। सेल मल्टीप्लाइड बाय 12 जो है वो टेबल के अंदर तो मौजूद ही नहीं है, ये चीज़ तो नहीं है टेबल के अंदर, सिर्फ ये चीज़ है। एक्चुअली हम अभी आगे देखेंगे, हम व्यू के जरिए क्यूरी जो कर रहे हैं टेबल पे देख रहे हैं ना, तो हम डीएमएल भी परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि अगर आपने ग्रुप फंक्शन को यूज़ किया है तो वो कॉम्प्लेक्स ही हो जाए, ग्रुप फंक्शन भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ये तमाम रिस्ट्रिक्शन किसकी हैं? सिंपल व्यू की, कि वो एक टेबल पे बेस कर रहा हो, उसमें किसी भी किस्म का फंक्शन नहीं होना चाहिए, और उसमें ग्रुप फंक्शन नहीं होना चाहिए। ग्रुप फंक्शन किस वजह से नहीं होना चाहिए? ग्रुप फंक्शन जो है वो मल्टीपल रो के अगेंस्ट एक रिजल्ट लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूँ डिपार्टमेंट नंबर 10 का टोटल इतना है, 20 का टोटल इतना है, और 30 का टोटल इतना है, तो ये ग्रुप ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसमें डीएमएल कैसे परफॉर्म करें? कोई लॉजिक ही नहीं बनती, ठीक है। तो इन पर अगर ये तमाम कंडीशंस मौजूद हैं सिंपल व्यू की, तो आप इस पर डीएमएल परफॉर्म कर सकते हैं, एक बात। लेकिन कॉम्प्लेक्स व्यू हम उसको कहते हैं जो एक या एक से ज़्यादा टेबल पे बेस कर रहा हो, ठीक है, ज्वाइन किया हो आपने, उसमें फंक्शन आपने कोई यूज़ किया है या कोई ग्रुप फंक्शन यूज़ किया है, और उस पर डीएमएल को ऑपरेशन पे ये कह रहे हैं कि नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स व्यू पे तकरीबन डीएमएल परफॉर्म नहीं होती। लेकिन अगर कोई इस तरह का व्यू बनाया आपने, जैसे ईएमपी और डीपीटी को ज्वाइन करके बना दिया, तो जब आप उस व्यू के जरिए डीएमएल परफॉर्म करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तो डीएमएल परफॉर्म नहीं होती। उसके पीछे पीएल का हमें ट्रिगर लिखना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ का ट्रिगर होता है। उसमें आपको पूरी प्रोग्रामिंग खुद करनी पड़ती है कि जब इस कॉलम के अंदर कोई एंट्री हो तो ये कॉलम कौन से टेबल का है ये आपको खुद बताना पड़ेगा, ये इस टेबल का है, और उसके अंदर जाके इंसर्ट करें या अपडेट करें या डिलीट करें। वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, पीएल के अंदर आप लोग ये काम करेंगे। रमजान के बाद नहीं रमज़ान में हो जाएगी इंशाल्लाह। रमजान के बाद नहीं सर,
एग्जाम के बाद में हो सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से आप बात करें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं कोई आइडिया सजेशन रमजान में थोड़ा आराम करेंगे। नहीं ऑफिस टाइमिंग और ये फिर क्या हो गया ऑफिस में? 3:30 तक हाँ तो क्या होता है, 4 बजे क्लास स्टार्ट होती है मेरे ख्याल पक से। जाएंगे। पक जाएंगे तो पकेंगे, फसल पकती है तो कटती है ना रात को फिर। सोने का टाइम क्या मिलेगा सर? ये तो तरावी पढ़कर घर जाएंगे, सुबह सहरी बंद हो गई। खैर ये बात की बात है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से आप कांटेक्ट करें, जो भी मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। ये कोई मसला है कश्मीर नहीं है कि कोई इतना बड़ा इशू है। मॉर्निंग में आ जाएगा कंपनी से छुट्टी लेके, ये बेस्ट है, ठीक है ना। क्रिएट और रिप्लेस व्यू DPT 10 एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। ठीक है, व्यू क्रिएट हो गया। अगर आप इसको क्यूरी करें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, फिर वही गलत हो गया। क्या मसला है? वेयर क्लॉज हमने यूज़ नहीं की, तो हम सिंपल है वेयर DPT n इक्वल टू 10 रिप्लेस कर दिया हमने। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT 10, तो ये आपको डिपार्टमेंट नंबर 10 की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सिंपल व्यू है या कॉम्प्लेक्स व्यू है? ये एक सिंपल व्यू है क्योंकि इसमें ये एक टेबल पे बेस कर रहा है और इसमें किसी भी किस्म के फंक्शंस नहीं है। ठीक है, तो इस व्यू के ज़रिए हम DML परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ये आपको सिंटैक्स दिखा रहा है, इसको हम आगे देखेंगे। खैर ये नॉर्मल बना रहा है। अच्छा, ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? अगर आप गौर से देखें इसमें क्या काम हो रहा है। ये सिंपल व्यू है या कॉम्प्लेक्स है, ये पूछना। ये कॉम्प्लेक्स इस वजह से हो गया क्योंकि इस पर DML परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि ये जो नेम का कॉलम है इसके अंदर 2 कॉलम्स को मिलाकर लिख रहा है, तो आप इस पर DML परफॉर्म नहीं कर सकते। इस कॉलम के ऊपर आपको एरर दे देगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स व्यू की एक एग्जांपल इसके अंदर मौजूद है। अगर मैं कहूं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन देखनी है कि डिपार्टमेंट का नाम, उस डिपार्टमेंट के जो भी नाम है वो लिखे हुए हैं, उस डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी क्या है, मिनिमम क्या है, टोटल क्या है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने काम करते हैं। तो हम ये क्वेरी पहले भी कर चुके हैं ग्रुप फंक्शंस के अंदर। तो हमने लिखा सिलेक्ट d.dname और e.sum ऑफ e.cell, टोटल सेल हो गया ये। ठीक है, एलियस देना ज़रूरी है। ग्रुप फंक्शन जब भी यूज़ होगा एलियस आपको देना ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे वो आपको एरर दे देगा कि ये जो कॉलम लिखा है इसका आप एलियस दें। ठीक है, और हमने कहा मिनिमम सेल e.cell जी, इसमें बात चल रही है अभी ऑरिकल वाले में। खुद एलियस खुद दे दे तो फिर आप बोलेंगे क्यूरी भी खुद लिख दे फिर। अच्छा, और काउंट ऑफ e.cell काउंट, ठीक है। फ्रॉम EMPE ज्वाइन DPT D ऑन e.dptn इक्वल टू d.dptn। कंप्लीट है क्यूरी। ग्रुप बाय d.dname, ये आपकी क्यूरी है। जब हमने इसको रन किया ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। ठीक है, तो क्या किया हमने, सिंपल क्रिएट और रिप्लेस व्यू DPT_detail, ठीक है, एज, और आगे वो क्यूरी लिखी हुई, नाम क्या रखा है DPT_detail। क्रिएट हो गया। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT_detail, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, पीछे वही क्यूरी रन होती है जब भी आप इसको कॉल करेंगे। अगर हम लिखें डिलीट EMP वेयर हाई डेट इज नल, एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया। डिलीट EMP वेयर जॉब इज नल, कोई रिकॉर्ड डिलीट। बहरहाल अब हम इसको दोबारा क्यूरी परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या कोई फ़र्क पड़ा है। कोई फ़र्क पड़ा है ऊपर वाले रिजल्ट में? क्या अकाउंटिंग में जो
एक रिकॉर्ड हमने डिलीट किया तो 5 एम्प्लॉय थे अकाउंटिंग में, 4 हो गए। जब 4 हो गए तो उनका टोटल जो है वो भी कम हो गया, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि डेटा बैक से आ रहा है, ये अपने पास से कोई डेटा नहीं लेकर आ रहा। ये भी एक एग्जांपल दी है, सेम वही चीज़ जो अभी हमने परफॉर्म की है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसने एलियस स्टार्ट में हेडिंग्स दे दी हैं, नेम, मिनिमम सेल, मैक्सिमम सेल और एवरेज सेल, और बाद में एलियस नहीं दिए। तो हम दोनों मेथड हमने देख लिए थे, हम स्टार्ट में भी एलियस देना चाहें दे सकते हैं, और साथ देना चाहें तो साथ में भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा है इस पर आप डीएमएल परफॉर्म कर सकते हैं, इस पर डीएमएल परफॉर्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग वाली जो रो है वो 4 रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट में आई है, यहाँ से हमें बदलना है, तो यहाँ पर तो आप डीएमएल परफॉर्म ही नहीं कर सकते। ग्रुप फंक्शन यूज़ किया था हमने इसमें। लेकिन अभी हम एक बनाकर आए थे व्यू, सेलेक्ट सेल फ्रॉम डीबीटी 10, इसमें हम डीएमएल परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ अपडेट डीबीटी 10 सेट सेल इक्वल टू 2000 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7935, वन रो अपडेटेड। ये हमने अपडेट व्यू पर किया, लेकिन अपडेट कहाँ हुआ है? टेबल पर। अगर आप चेक करें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7935 2000, यानी कि व्यू के जरिए हम डीएमएल भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो सिंपल व्यू है। और अगर हम इसको दोबारा क्यूरी करके देखें कि ये चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी आ गई। अब डीएमएल परफॉर्म करने के कुछ रूल्स हैं कि आप अगर किसी व्यू पर डिलीट की स्टेटमेंट चला रहे हैं तो यू कैन नॉट रिमूव अ रो इफ द व्यू कंटेन्स द फॉलोइंग। अगर उसमें ग्रुप फंक्शन होगा, या ग्रुप बाय क्लॉज होगी, या डिस्टिंग कीवर्ड होगा। डिस्टिंग क्या है? वो डुप्लीकेशन हटा के लेकर आ रहा होता है, तो उसमें भी ग्रुप ऑफ रोज को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या फिर सूडो कॉलम रोनम का कीवर्ड होगा। रोनम नाम का जो कीवर्ड होता है, अगर ये आपने व्यू के अंदर सेलेक्ट किया है, रोनम क्या होता है? आपकी जो क्यूरी है उसके आउटपुट में सीरियल नंबर असाइन कर देता है। तो अगर आपने व्यू के अंदर भी रोनम का कीवर्ड यूज़ किया होगा तो इस पर डिलीट की स्टेटमेंट नहीं चलेगी, यानी कि उस व्यू में से रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते आप, ये रिस्ट्रिक्शन है। एक बात, आप जो है अपडेट की स्टेटमेंट नहीं चला सकते अगर डेटा में एक ग्रुप फंक्शन मौजूद हो, ग्रुप बाय क्लॉज हो, डिस्टिंग का कीवर्ड हो, और सूडो कॉलम रोनम कीवर्ड हो, प्लस कॉलम्स डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के जरिए अगर आपने कॉलम कोई क्रिएट किया हुआ है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। रोनम का कीवर्ड है ना, ये आपका सीरियल नंबर असाइन कर रहा है। तो जिस तरह से अगर मैं व्यू बनाऊं, क्या है? यूनिक की बात नहीं है, ये रिजर्व इसका सूडो कॉलम है, इसकी बेस पर आप रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि वो व्यू के जरिए क्रिएट नहीं कर सकते। डायरेक्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने बना दिया व्यू, क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम आपने रख दिया रोनम अंडरस्कोर टेस्ट, एज सेलेक्ट रोनम कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा डीबीडीएन फ्रॉम ईएमपी। अब क्या कह रहे हैं? ये जो रोनम है इसका एलियस भी देना जरूरी होता है। रैंक कर दिया हमने इसे, क्रिएट हो गया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रोनम अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये जो कॉलम आया इसकी वजह से ये कह रहा है कि आप इस पे क्या नहीं कर सकते? मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हम लिखें अपडेट रोनम अंडरस्कोर टेस्ट सेट सेल इक्वल टू 2000 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू, वेयर एम्प्लॉय नंबर तो यहाँ पर वैसे ही नहीं है, ठीक है? वेयर ई नेम इक्वल टू एलन। डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन नॉट लीगल ऑन दिस व्यू, तो इस पर आप डीएमएल परफॉर्म नहीं कर सकते रोनम की वजह से, अगर आपने रोनम का कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया। हम कॉलम हम डेटा ऐड नहीं कर सकते व्यू के जरिए अगर ये तमाम चीज़ें हों जो कि पीछे डिफाइन की थी, प्लस नॉट नल कॉलम इन द बेस टेबल डेटा नॉट सेलेक्टेड बाय द व्यू। मतलब ये जो हमने व्यू बनाया था, फॉर एग्जांपल
इसी को मैं थोड़ा सा ये चेंज करता हूँ और मैं इसमें इसका नाम रख दिया हमने इंसर्ट अंडरस्कोर टेस्ट. सेलेक्ट ई नेम, जॉब, सेल, DPTNO और कौन सा कॉलम है इसमें, हायर डेट, MGR, कमीशन. तमाम कॉलम हमने ले लिए, लेकिन कौन सा कॉलम नहीं दिया, एम्प्लॉय नंबर. और एम्प्लॉय नंबर क्या चीज़ है, वो रिक्वायर्ड कॉलम है. क्रिएट हो गया. डिस्क्राइब किया इंसर्ट अंडरस्कोर टेस्ट. सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंसर्ट अंडरस्कोर टेस्ट. तो ये जो कॉलम है, ये जो व्यू आपने क्रिएट किया है, ये तकरीबन तमाम कॉलम्स इसमें मौजूद है, लेकिन कौन सा कॉलम मौजूद नहीं है, EMPNO. तो इस कॉलम, इस व्यू के जरिए आप DML में क्या इंसर्ट नहीं कर सकते. क्यों, उसके अंदर क्या चला जाएगा, नल. अगर मैं लिख दूँ इंसर्ट इनटू इंसर्ट अंडरस्कोर टेस्ट, वैल्यूज़ में हमने लिखा ई नेम, सबसे पहले ई नेम है तो हमने लिखा स्कॉट, जॉब में हमने क्लर्क और सैलरी 2500 और डिपार्टमेंट नंबर 10, हाई रेट ये है और ये भी नल और ये भी नल. क्या एरर आ गया, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू scott.emp.empno, क्योंकि आपने कॉल जो व्यू क्रिएट किया है उसमें वो कॉलम मौजूद नहीं है जो कि रिक्वायर्ड था. तो इसके ज़रिए आप इंसर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं जा रही. जब उसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगी तो वहाँ पर नल चला गया, इसका मतलब है ये आप ऐड नहीं कर सकते. अगर आप DML परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कॉलम इसके अंदर ज़रूर शामिल होना चाहिए जो कि नॉट नल है. नॉट नल या फिर प्राइमरी की, ठीक है. यूजिंग विद चेक ऑप्शन क्लॉज, अगर हम एक व्यू क्रिएट करें, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का नाम हमने लिखा DPT10 एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर DPTNO इक्वल टू 10. क्या हो काम करेगा ये व्यू, सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. आप इनको अपडेट भी कर सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकते हैं. लेकिन अगर मैंने इसमें इंसर्ट करते हुए कहा इंसर्ट इनटू DPT10 और मैंने कहा मैं एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब एंड DPTNO बताऊंगा खाली, वैल्यूज़, एम्प्लॉय नंबर हमने दिया 5005, नाम स्मिथ, जॉब एनालिस्ट और डिपार्टमेंट नंबर 10 के बजाय मैंने 20 लिख दिया. क्या होगा, अब रॉ क्रिएट कर दी. सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT10, यहाँ नज़र नहीं आ रहा लेकिन उसने रिकॉर्ड ऐड कर दिया. डिपार्टमेंट नंबर 20 वाला, ये वाला रिकॉर्ड आ गया. तो ये तो गलत हो गया. तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं. व्यू में भी 2 कंस्ट्रेंट होते हैं, जिसमें से एक पहला कंस्ट्रेंट है विद चेक ऑप्शन. विद चेक ऑप्शन क्या काम करेगा, हमने सेम ये व्यू दोबारा से क्रिएट किया, लेकिन अब हमने इसमें एक चीज़ का इजाफा किया, विद चेक ऑप्शन. विद चेक ऑप्शन का काम यह है कि आपने जो वेयर क्लॉज यहाँ पर डिफाइन की हुई होगी, DML जब भी परफॉर्म होगी उसमें ये चेक करेगा कि डिपार्टमेंट नंबर 10 पे DML परफॉर्म हो रही है या कहीं और हो रही है. अगर आपने डिपार्टमेंट नंबर 10 के अलावा जो भी वैल्यू दी वो वहीं पर एरर दे देगा. ये हमने क्रिएट कर दिया और अब हम इसमें दोबारा से इंसर्शन करते हैं. यही क्यूरी हमने दोबारा से चलाई. वैल्यूज़, एम्प्लॉय नंबर 5006, नाम हमने इसका किंग रख दिया, जॉब्स की सेल्समैन है और डिपार्टमेंट नंबर 20. तो अब देखें एरर आ गया. तो विद चेक ऑप्शन का काम क्या है कि आपने व्यू में वेयर क्लॉज क्या दी थी, इसकी बेस पर व्यू बना है. डिपार्टमेंट नंबर 10 की रोज दिखा रहा है, तो जब दिखा रहा है डिपार्टमेंट नंबर 10 की रोज है तो DML भी डिपार्टमेंट नंबर 10 पे ही आप परफॉर्म कर सकते हैं, किसी और पे नहीं कर सकते. तो ये काम की चीज़ है कि हम चाह रहे हैं कि जो व्यू आपको जो डेटा नज़र आ रहा है DML आप वहीं पे परफॉर्म करें. इंसर्शन उसने गलत कर दी थी, अब इंसर्शन गलत भी नहीं हो रही. क्यों, क्योंकि हमने विद चेक ऑप्शन यूज़ किया इसमें. सेकंड एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है
दूसरा कंस्ट्रेंट जो व्यू पर लगता है वो है विद रीड ओनली। विद रीड ओनली का मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा कि ये जो व्यू है ये सिर्फ रीड ओनली है, इस पर किसी भी किस्म के डीएमएल परफॉर्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको व्यू कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी 10 क्या आ गया। अगर आपने इसमें अब कोई भी डीएमएल स्टेटमेंट परफॉर्म की, अपडेट डीपीटी 10 सेट सैलरी इक्वल टू सेल प्लस 100, तो ये एरर दे देगा वर्चुअल कॉलम नॉट अलाउड हियर। तो रीड ओनली से क्या फ़ायदा है कि हम ऐसा व्यू भी बना सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डेटा दिखाए, उस पर हम अलाउ नहीं करना चाह रहे कि कोई भी डीएमएल परफॉर्म कर सके, तो हम उसमें रीड ओनली कर सकते हैं। अगर मैं एक व्यू बनाऊं जिसके अंदर विद रीड ओनली के साथ साथ विद चेक ऑप्शन भी यूज़ किया जाए तो क्या होगा। अगर वो 20 का डाटा मांग रहा है हाँ तो नहीं देगा। अच्छा, और 10 का डीएमएल अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा। रीड ओनली में डीएमएल प्रोटीन कैसे होगा? रीड ओनली पे रोक देगा उसको। मैंने कहा मैं एक ऐसा व्यू बनाना चाह रहा हूँ जिसमें विद रीड ओनली भी है वो और विद चेक ऑप्शन भी है, दोनों चीज़ें मौजूद है। चेक ऑप्शन है और 20 मैंने 10 डिपार्टमेंट नंबर 10 पे एक ही व्यू है जिसमें दोनों चीज़ें हैं। हाँ, अब जवाब दो। हाँ डिपार्टमेंट नंबर 10 तो जाएगा। डिपार्टमेंट नंबर 10 के ऊपर आपने दोनों ऑप्शन दिए। हाँ मैं 20 का अगर व्यू करना चाहा तो मुझे व्यू वाले कंस्ट्रेंट के ऊपर रोक देगा। और अगर आप देखना चाह रहे हैं दिखाएगा तो आपको वैसे ही नहीं हो, क्योंकि हमने वेयर क्लॉज के अंदर डिपार्टमेंट नंबर 10 लिखा हुआ है, वो तो ऑलरेडी दिखाएगा नहीं ना आपको। तो वो रोक देगा ना, कंस्ट्रेंट में लिखा हुआ ना। नहीं, अगर मैं ये जो लिखा हुआ है इसमें ये चीज़ हटा दूं तो डिपार्टमेंट नंबर 20 तो मुझे वैसे भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब मैं इसको क्यूरी करूँगा 10 ही दिखाएगा ना। लेकिन अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो जाएगा चेक ऑप्शन हटाएगा। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। उन्होंने कहा कि आप देख नहीं सकते, देखने पे एरर देगा। विद चेक ऑप्शन का काम क्या है, जो वेयर क्लॉज लिखी है उसी डोमेन पे उसी लिमिट के अंदर आप डीएमएल परफॉर्म कर सकते हैं। विद रीड ओनली का काम क्या है, नो डीएमएल, दोनों एक साथ लग ही नहीं सकते। सर डीएमएल तो सेलेक्ट भी है। डीएमएल तो सेलेक्ट भी है। नहीं, सिलेक्ट हो जाएगा डीएमएल में। सेलेक्ट 10G के अंदर इसको डीएमएल के अंदर हम कहते हैं, वैसे ये डीआरएल होती थी 9 तक, बाकायदा हम डीआरएल कहते थे, डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज सेलेक्ट। उसकी कुछ वजूहत हैं जिस वजह से इसको डीएमएल के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो बाकी बातें तो पिछली साल से चल रही हैं, लेकिन डीएमएल हम सेलेक्ट की स्टेटमेंट में जब काम करते हैं तो हमने देखा जब हम डीएमएल परफॉर्म करते हैं सेलेक्ट के अलावा इनसाइड अपडेट रिकॉर्ड लॉक हो जाता है, कोई और यूज़र जो है उस पर डीएमएल परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि हैंग हो जाता है। सेलेक्ट की स्टेटमेंट में भी आप ये काम कर सकते हैं। सिर्फ इस रीज़न की वजह से इसको डीएमएल के अंदर इंक्लूड कर दिया। यानी कि अगर मैं कोई रिकॉर्ड देख रहा हूँ तो मैं जिस रिकॉर्ड को क्यूरी कर रहा हूँ मैं उनको लॉक कर सकता हूँ कि मैं अगर देख रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं इस वजह से देख रहा हूँ, मुझे इसमें चेंजेस करनी है, कोई और उसको ना दे। उस टाइम पे कोई और उस पर डीएमएल परफॉर्म ना कर सके। इस वजह से हम सेलेक्ट पे भी लॉक लगा सकते हैं। ये पहले भी लगा सकते थे, लेकिन अब बाकायदा सेलेक्ट को डीएमएल के अंदर ही इन्होंने शामिल कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं लग सकती, ठीक है। और व्यू ड्रॉप कैसे होता है, सबसे आसान, ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम डीपीटी 10 ड्रॉप हो गया, ये वापस नहीं आएगा। एक बार ड्रॉप हो गया ख़त्म। ड्रॉप व्यू और ये नहीं, ये रिसाइकिल में नहीं जाता क्योंकि ये फिजिकल बाकायदा सेगमेंट नहीं है ना जिसमें स्टोरेज हो। ये तो एक डेफिनेशन है, एक क्यूरी थी। ये कुछ बस क्यूरी रख लेता होगा, ये सिर्फ क्यूरी है। लोड भी नहीं करता होगा आपके डेटाबेस पे। हाँ, वरना तो ये अपना टेबल के अंदर से डेटा उठा के अपने पास रखेगा, स्टोरेज में वैसे ही अलग से जगह ले ली, ठीक है। और मज़ीद इशू भी आ सकते हैं। अच्छा, एक काम हम ये करते हैं, हमने लिखा क्या नाम है, टेबल अंडरस्कोर नेम। ये क्यूरी क्या काम करेगी अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट ड्रॉप व्यू टेबल अंडरस्कोर नेम, फ्रॉम कैट वेयर टेबल अंडरस्कोर टाइप था, सेकंड कॉलम जो होता है इक्वल टू
टेबल फ्रॉम, क्या एरर है इसमें? टेबल अंडरस्कोर, अरे यार क्या एरर है? कोई भी एरर नहीं है? तुम नहीं कह रहे, मुझे बता दो ना, हमने कॉन्क्रीट नहीं किया उसको, ये मसला है ना। क्या किया इसने? एक स्क्रिप्ट हमने बना दिया, इसको मैंने किया सेलेक्ट और मैंने किया कॉपी और मैंने किया पेस्ट। क्या किया इसने? तमाम ड्रॉप कर दिया, ये काम हो गया। अब मैं बार बार सेलेक्ट करता, उससे बेहतर क्या था, हमने उसे यहाँ हम यूँ भी कर सकते थे, ये जो आउटपुट लेकर आया इसको मैं सेलेक्ट करूँ, नोटपैड की फाइल में सेव करूँ किसी भी लोकेशन पे और @ करके उसको कॉल कर लूँ, एक ही बात होगी। क्या करेगा वो? तमाम को ड्रॉप कर देगा। हमने स्क्रिप्ट बनाने के बजाय डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो सबको इसने ड्रॉप कर दिया। तमाम व्यू आपके ड्रॉप हो गए।